students, welcome to Techno Herald Online. Today in this session we will discuss about network theorems. Under this topic we will discuss about question based on superposition theorem. So let's start our lecture. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम में कि कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अगर वो पॉइंट हम नहीं जानेंगे तो वहाँ पे हम मिस्टेक कर देंगे और किसके लिए सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल है वो हम नहीं जान पाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख लो, नोट में लिख लो। नोट फर्स्ट नंबर कि सुपरपोजिशन theorem is only applicable for linear and bilateral नेटवर्क। ठीक है, देखो सुपरपोजिशन थ्योरम ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी लगा सकते हो। सुपरपोजिशन थ्योरम का सबसे पहला टर्म कंडीशन ये है कि नेटवर्क जो भी आपको मिले वो नेटवर्क हमेशा लीनियर होना चाहिए और साथ ही साथ बाइलेटरल होना चाहिए। अगर कोई नेटवर्क ऐसा है जो कि नॉन लीनियर है, ठीक है, तो वहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते। जैसे मान लो कि ये जो रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर है, ये सब मान लो कि ये आपका हो गया लीनियर नेटवर्क। ठीक है, बट अगर डायोड का यूज किया जाए तो डायोड जो होता है या मॉसफेट जो होता है, बीजेटी जो होता है, एफईटी होता है, ये जितने भी ट्रांजिस्टर हो गए तो ये सभी नॉन लीनियर नेटवर्क है। और जो अगर नॉन लीनियर नेटवर्क अगर आपको बोला जाए कि इसमें आपको सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना है तो आप नहीं लगा सकते। सुपरपोजिशन थ्योरम का सबसे पहला जो टर्म कंडीशन है कि नेटवर्क हमेशा लीनियर होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो नेटवर्क है वो बाइलेटरल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको मैंने ये लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क मैंने बता दिया है कि क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, बट फिर भी मैं यहाँ थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि लीनियर नेटवर्क वही होता है, लीनियर एलिमेंट। ठीक है, लीनियर एलिमेंट कौन होता है? वही होता है जो क्या हो, पहला टर्म कंडीशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हो और साथ ही साथ ऑरिजिन से पास करना चाहिए फॉर ऑल टाइम। अगर स्ट्रेट लाइन है पूरा का पूरा, यानी उसका टाइम चेंज होने के साथ साथ स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा, और साथ ही साथ ऑल टाइम के लिए ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो वो जो लाइन होगा, वो जो एलिमेंट होगा, वो कहलाएगा लीनियर एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहला सुपरपोजिशन थ्योरम का जो सबसे पहला टर्म कंडीशन है वो लीनियर एलिमेंट होना चाहिए। चलो नेक्स्ट जो हमारा टर्म कंडीशन है वो क्या होना चाहिए? नेक्स्ट टर्म कंडीशन है सुपरपोजिशन थ्योरम का कि बाइलेटरल एलिमेंट होना चाहिए, बाइलेटरल नेटवर्क होना चाहिए। अब ये बाइलेटरल एलिमेंट क्या है भाई? तो बाइलेटरल एलिमेंट किसको बोलते हैं? बाइलेटरल एलिमेंट वही है कि जब हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं या फिर वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज करते हैं, है ना, वोल्टेज सोर्स में प्लस माइनस होता है, तो पहली बार मान लो प्लस पहले लगाया फिर माइनस लगाया, अब उसका पोलैरिटी चेंज कर दिया, यानी पहली बार में माइनस और फिर प्लस। तो अगर उसका वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज करते हैं, करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो भी इंपेडेंस हमेशा सेम आना चाहिए। अगर इंपेडेंस सेम है तो वो नेटवर्क कहलाएगा बाइलेटरल, अगर इंपेडेंस सेम नहीं है तो वो नेटवर्क कहलाएगा यूनिलेटरल, है ना। यूनिलेटरल के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो बाइलेटरल एलिमेंट किसको बोलेंगे या बाइलेटरल नेटवर्क किसको बोलेंगे? सेम इंपेडेंस आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ बताया हुआ है। चलो, तो ये दो टर्म कंडीशन था सबसे पहला किसके लिए? सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए। ठीक है, चलो सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि सुपरपोजिशन थ्योरम
theorem is only for when या फिर applicable only for when more than one source is available। ठीक है, ठीक है, चलो। सो सुपर पोजिशन थ्योरम का दूसरा जो टर्म कंडीशन था वो ये है कि कोई भी नेटवर्क हो, कैसा भी नेटवर्क हो, अगर उसमें मिनिमम 2 सोर्सेस है, वो या तो वोल्टेज सोर्स हो सकता है या फिर करंट सोर्स हो सकता है या फिर वोल्टेज और करंट सोर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट टर्म कंडीशन यही है कि मिनिमम 2 सोर्स होना चाहिए या उससे ज्यादा, 2, 3, 4, 10 कितने भी हो, पर 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वहां पे सुपर पोजिशन थ्योरम हम अप्लाई इजीली कर सकते हैं। बट अगर ओनली 1 एक्टिव सोर्स है, यानी कि या तो वो 1 एक्टिव सोर्स करंट सोर्स हो सकता है या फिर वो 1 एक्टिव सोर्स वोल्टेज सोर्स हो सकता है। सो अगर एक ही सोर्स है तो उस पे हम सुपर पोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते। देखो सुपर पोजिशन थ्योरम आप समझ गए होंगे कि किसी एक को पकड़ के रखते हैं, बाकी को शॉर्ट यानी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन करते हैं। तो ये हम कब कर सकते हैं? जब हमारे पास ऑप्शन हो कि बहुत सारे सोर्सेस लगे हुए हैं, इसका मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा सोर्सेस हो, तभी तो हम ऐसा कर सकते हैं, किसी एक सोर्स को पकड़ेंगे, बाकी सोर्सेस को इंटरनल रेसिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस कर देंगे। बट अगर एक सोर्स है तो वैसा हम नहीं कर सकते। सो दूसरा कंडीशन ये हो गया सुपर पोजिशन थ्योरम का कि ये 2 या 2 से ज्यादा सोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। चलो लास्ट पॉइंट है कि जो सुपर पोजिशन थ्योरम है, इससे हम 2 चीज निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। पहला वोल्टेज, दूसरा करंट। किसी भी नेटवर्क में अगर किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या फिर उस ब्रांच में कितना करंट आ रहा है, वो अगर हमें निकालना है तो हम सुपर पोजिशन थ्योरम से निकाल सकते हैं। बट हम पावर नहीं निकाल सकते। आपको पता है कि पावर कैसे निकलता है? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, है ना, वोल्टेज इंटू करंट। अब चूंकि सुपर पोजिशन थ्योरम से वोल्टेज तो निकाल सकते हैं, चूंकि सुपरपोजिशन थ्योरम से करंट भी निकाल सकते हैं, पर वोल्टेज का जो भी वैल्यू आएगा, करंट का जो भी वैल्यू आएगा, अगर उस दोनों को मल्टीप्लाई करें यानी वोल्टेज इंटू करंट करें तो जो पावर आएगा वो पावर आपका सही नहीं आएगा। इसका मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम से हम पावर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल याद रखना है। सो थर्ड हमारा नोट होगा सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम is not applicable for power calculation। ठीक है। सो ध्यान में रखना आप कि हम वोल्टेज, सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज भी करंट भी, बट पावर नहीं निकाल सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं निकाल सकते? किसी एक क्वेश्चन में हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि जब वोल्टेज का वैल्यू आ गया, करंट का वैल्यू आ गया, अगर वोल्टेज इंटू करंट करते हैं तो पावर जो भी आएगा वो जो होना चाहिए उस सर्किट के लिए उतना वो एक्यूरेट पावर नहीं आता, कुछ डिफरेंट वैल्यू आता है। सो पावर का आपको इक्वेशन पता है, पावर कंजर्वेशन पता है कि जितना भी किसी सर्किट में पावर डिलीवर करने वाला होता है उतना ही कोई पावर एब्जॉर्ब करने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। सो टोटल पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू टोटल पावर एब्जॉर्ब, तभी वो सर्किट वैलिड है।
पर जब हम सुपरपोजिशन थ्योरम से पावर को निकालते हैं तो वो इस पावर ऑफ कंजर्वेशन रूल को फॉलो नहीं करता है, यानी जितना भी पावर डिलीवर करेगा उतना पावर एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसलिए जब चेक किया गया तो पता चला कि सुपरपोजिशन थ्योरम से पावर नहीं निकाल सकते, सिर्फ वोल्टेज और करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमने थ्योरेटिकल पोर्शन देख लिया सुपरपोजिशन थ्योरम का। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, क्या प्रोसीजर है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है, तो अगर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूछा जाए तो आप इजीली जो मैंने बताया वो आप लिख सकते हो। अब हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं ना, जो भी हमने थ्योरेटिकल बताया, जो भी पढ़ाया, अब उस पर हम अप्लाई करेंगे किस पे, क्वेश्चन पे, और किसी पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट जाएगा, कितना वोल्टेज होगा, वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। आपको बस क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम होता है वो लीनियर और बाइलेटरल इसी नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं कि नॉन लीनियर एंड यूनिलेटरल जो नेटवर्क है उसके लिए एप्लीकेबल होगा, कभी नहीं। जब भी सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल होगा वो लीनियर प्लस बाइलेटरल नेटवर्क होगा। दूसरा क्या, दूसरा ये कि सुपरपोजिशन थ्योरम में एक नहीं, दो या दो से ज्यादा एक्टिव सोर्सेस मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या, हम वोल्टेज और करंट तो निकाल सकते हैं बट पावर नहीं निकाल सकते। चलो क्वेश्चन नोट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सुपरपोजिशन थ्योरम से सिंपल क्वेश्चन लेने वाले हैं और उससे हम किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट कितना आएगा वो हम निकालने के लिए सीखने जा रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। फॉर द गिवन सर्किट, ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Ix, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Ix यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, सो आपको बोला गया पहले से ही कि आपको वैल्यू ऑफ Ix निकालना है बट सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से निकालना है। यानी एक बात तो एश्योर हो गए कि इसमें दो या दो से ज्यादा सोर्सेस होंगे। दूसरा, ये जो नेटवर्क होगा ये लीनियर के साथ साथ बाइलेटरल भी होगा। ठीक है, चलो सर्किट क्या है, सर्किट आपको दिया गया है, एक 10 ओम का रेसिस्टर लगाया गया है, एक 10 ओम का रेसिस्टर लगाया गया है और इसके साथ एक 20 ओम का रेसिस्टर भी लगाया गया। सो दिस इज 10 ओम, दिस इज 20 ओम। एक वोल्टेज सोर्स इसके साथ कनेक्टेड है जिसका पोलैरिटी प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, 50 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी एक 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाया गया है जिसका प्लस का पोलैरिटी ऊपर की ओर है। जो बड़ा वाला है ना ये प्लस आपका होता है, छोटा वाला माइनस होता है, आपको इतना पता ही होगा। इसको कर देंगे कनेक्ट और यहाँ पे एक रेसिस्टर कनेक्टेड है जो कि कितना है, 30 ओम का है, 30 ओम का है। और इसमें जो करंट जा रहा है, यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो मान लो Ix है। सो आपसे पूछा क्या गया है कि Ix का वैल्यू बताओ। ठीक है, Ix का वैल्यू बताओ। चलो सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहला सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए क्या था, प्रोसीजर क्या था। पहले तो सबसे पहला प्रोसीजर जो था कि किस ब्रांच में निकालना है और उस ब्रांच में निकालना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो चूंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है कि फाइंड द गिवन फॉर द गिवन सर्किट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Ix। अब इस सर्किट में Ix कहाँ पे है, इस 30 ओम ब्रांच में जो करंट जा रहा है Ix ये आपको निकालना है। सो आपको ये पता चल गया कि 30 ओम ब्रांच में निकालना है और 30 ओम ब्रांच में निकालना क्या है, कौन सा क्वांटिटी निकालना है, करंट निकालना है। आप दो ही चीज निकाल सकते हो सुपरपोजिशन थ्योरम से, एक तो वोल्टेज और दूसरा करंट। ठीक है,
चलो, तो इसमें करंट निकालना है, हमें पता चल गया। आगे क्या, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, तो सुपरपोजिशन थ्योरम से हमें निकालना है। चलो, तो स्टेप हम फॉलो करते हैं। पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि हम जब पता कर लिए कि एक किस ब्रांच में निकालना है और क्या निकालना है, तो अब हम ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एक्टिव सोर्स कितना है। इस सर्किट को ध्यान से देखो तो टोटल 2 एक्टिव सोर्स है ना, और दोनों एक्टिव सोर्स एक वोल्टेज सोर्स ही है। तो अगर दोनों वोल्टेज सोर्स है, दोनों करंट सोर्स भी अगर होता, या फिर एक वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स होता, तो भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं। चलो, यहां पे दोनों वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। सो हमने एक बात पता कर लिया कि टोटल एक्टिव सोर्स इज कितना है, 2, यानी कि हमें 2 बार ये स्टेप फॉलो करना है। चलो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि किसी दोनों सोर्सेस में किसी एक सोर्स को पकड़ लो, है ना, किसी एक सोर्स को पकड़ लो और दूसरे सोर्स को उसके इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। अब चूंकि दोनों यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, तो एक काम करते हैं, आपकी जो इच्छा, आप किसी भी एक सोर्स को पकड़ सकते हो, बाकी दूसरे को इंटरनल रेसिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 50 जो वोल्ट है, इसको हम एट अ टाइम एक सोर्स मान के चल रहे हैं, और इस सोर्स 50 वोल्ट के सोर्स के वजह से इस ब्रांच में कितना करंट है ये हम निकालते हैं। अब एक बात बताओ, जब इस सोर्स को पकड़ लिया तो इस सोर्स को इसके इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब चूंकि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, 0, यानी कि जब भी वोल्टेज सोर्स दिखेगा आपको, तो वहां आपको करना है क्या, शॉर्ट, और जब भी करंट सोर्स दिखेगा तो आपको सर्किट क्या करना है, ओपन। इस बात को ध्यान रखना, जब भी सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलो, तो अब हम यहां पे लिखते हैं, टेकिंग 50 वोल्ट सोर्स एट अ टाइम, सो एक टाइम में हम 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं, ओके। अब जब इस सोर्स के लेंगे तो ये वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो हमारा जो सर्किट अब बनेगा वो कैसा बनेगा, सर्किट भी आपको साथ में ड्रॉ करके चलना है। सो सर्किट अब कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका वोल्टेज सोर्स, रेसिस्टेंस को तो एज इट इज हम उतार लेंगे, यहां भी रेसिस्टेंस आएगा, और ये जो वोल्टेज सोर्स है ये शॉर्ट कर देंगे और इसको कर देंगे कनेक्ट, ठीक है। अब ये एक रेसिस्टर है, ठीक है, ये 30 ओम का रेसिस्टर हमने डाल दिया। करंट इसमें अब Ix नहीं लिखेंगे, हमें इसमें इस 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से, क्योंकि एक सोर्स है तो सोर्स के वजह से जितना भी करंट इसमें जाएगा वो करंट को हम मानेंगे I1। सो मान लिया मैंने कि इसमें जो करंट जा रहा है वो I1 है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, तो इसका, इस रेसिस्टर का मैग्नीट्यूड 20 ओम, इसका 10 ओम, इसका 50 ओम, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, अब हम इस पे पोलैरिटी चेक करेंगे। अच्छा, ये डायरेक्शन नीचे की ओर दे दिया, क्यों दे दिया, है ना, मैंने इसलिए पहले दे दिया क्योंकि हमें पता है कि करंट ऐसा ही डायरेक्शन रुका हुआ। कैसे चेक करेंगे, प्लस का पोलैरिटी ऊपर है तो करंट का डायरेक्शन बताओ किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर, है ना। तो ऊपर की ओर गया, लेफ्ट गया, इधर गया, तो एक करंट तो इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा। तो हमें उसके करंट से तो मतलब है नहीं, क्योंकि हमें इस ब्रांच में कितना करंट है वही निकालना है। तो करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। अगर ये प्लस का पोलैरिटी नीचे की ओर होता तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होता, ठीक है। चलो, सो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करंट निकालने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से मान लिया कि करंट I इसमें जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा कि इस ब्रांच में कितना करंट है ये नहीं निकालना है। हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि इस पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना है। जिस तरीके से पूरे सर्किट में टोटल वोल्टेज 50 वोल्ट है, तो इस 50 वोल्ट के वजह से
टोटल करंट कितना डेवलप हो रहा है वो हमें सबसे पहले निकालना है। एक बार टोटल करंट निकाल लिया तो बाकी तो हमने बेसिक पढ़ाई है कि करंट डिवीजन रूल, अगर दो रेसिस्टर पैरेलल में है तो करंट डिवीजन रूल के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो एक काम करते हैं, टोटल करंट आई निकालते हैं। अब आई निकालने के लिए एक ही फंडा है। फंडा क्या है कि टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लो और साथ ही साथ एक वोल्टेज सोर्स हो। अगर वोल्टेज सोर्स और सभी रेसिस्टेंस को इक्विवेलेंट निकाल के अगर वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में जुड़ा हो तो फिर हम इजीली करंट निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो एक काम करते हैं, ये जो तीन रेसिस्टर है ना इसका कॉम्बिनेशन चेक करता है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 30 ओम का जो रेसिस्टर है क्या ये पैरेलल है 20 ओम के रेसिस्टर के साथ? बिल्कुल, क्योंकि 30 ओम का एक टर्मिनल 20 ओम के एक टर्मिनल से कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है। साथ ही साथ 20 ओम का दूसरा टर्मिनल 30 ओम के दूसरे टर्मिनल से कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है। दैट मींस 30 ओम एंड 20 ओम दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, अब सीरीज का चूंकि रेसिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने बता रखा है, तो एक बात बताओ, जब रेसिस्टर अगर दोनों सीरीज पैरेलल में हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। मान लो ये R1 है ये R2 है, तो हम क्या लगाते हैं R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो लिखते हैं यहाँ पे इस दोनों के वजह से जो भी रेसिस्टर का वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये होगा 20 इंटू, या फिर ऐसे पहले लिख लेते हैं 20 एंड 30 ओम जो है वो पैरेलल है। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी इसका फाइनल आंसर आएगा वो सीरीज हो जाएगा इस 10 ओम के साथ, सो प्लस 10 ओम यही होगा, है ना। आर इक्विवेलेंट जो भी आएगा वो यही तो आएगा, है ना। आर इक्विवेलेंट मतलब कि इस रेसिस्टेंस का टोटल इक्विवेलेंट हम निकालना चाहते हैं इस तीनों रेसिस्टर की वजह से। तो ये कैसे आएगा, 20 और 30 पैरेलल में, जो भी इसका फाइनल आउटपुट आएगा वो सीरीज में हो जाएगा 10 ओम के साथ, और सीरीज में हम जोड़ते हैं, है ना। तो ये हमने किया। अब क्या करने वाले हैं, सो 20 30 ओम के साथ पैरेलल है, दैट मीन्स 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 और प्लस ये कितना होगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 600 अपॉन 50 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 10 22। ठीक है, 22 ओम। सो हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ चुका है। जब आर इक्विवेलेंट आ गया तो इक्विवेलेंट सर्किट अब कैसा होगा। सो अब इक्विवेलेंट सर्किट बहुत ही सिंपल हो जाएगा। एक 50 ओम का वोल्टेज सोर्स के साथ एक सीरीज में रेसिस्टर आएगा और ये कुछ इस तरीके से होगा कनेक्टेड। ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू होगा 50 वोल्ट, ये रेसिस्टर का वैल्यू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया 22 ओम। अब बताओ कि इसमें टोटल करंट आई हम निकाल सकते हैं कि नहीं। सो ये पूरा का कॉम्बिनेशन आपका इस तरीके से आ गया, वहां दिख रहा है आपको। अब करंट आई हम निकाल सकते हैं, क्या होगा, आई इज इक्वल टू, आप केवीएल लगा लो। केवीएल कैसे लगेगा, प्लस से करंट निकल रहा है, दैट मीन्स 50 माइनस 22 इंटू आई इज इक्वल टू 0, है ना। यानी कि अगर हम डायरेक्ट निकालें तो आई इज इक्वल टू 50 अपॉन 22, ये आपका आ गया एम्पियर। टोटल करंट हमने निकाल लिया। एक बार टोटल करंट हमने निकाल लिया तो इसका वैल्यू अगर हम पुट करें 50 अपॉन 22 का 50 अपॉन 22, तो ये हो जाएगा 2.27 एम्पियर, 2.27 एम्पियर। सो हमने टोटल करंट निकाल लिया। अब क्या करें, तो हमें टोटल करंट तो निकालना नहीं है, हमें ये निकालना है कि 30 ओम के रेसिस्टर में कितना करंट जा रहा है इस 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के द्वारा। ठीक है, तो अगर ये I1 हमें निकालना है तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए पहली बात टोटल करंट, दूसरी बात कि ये जो रेसिस्टर है
ये किसी दूसरे रेसिस्टर के साथ पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो, तभी तो इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब चूंकि टोटल करंट आई हमने निकाल रखा है जो कि है 2.27 एम्पियर, ठीक है। अब ये करंट जा रहा है। अब इसको दो डायरेक्शन मिलेगा, एक तो 30 ओम में जाएगा नीचे की ओर और एक जाएगा राइट साइड में 20 ओम की ओर। तो हमें इस 20 ओम में कितना करंट है उससे मतलब नहीं है, हमें तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये बोला है ना कि इस सोर्स के वजह से 30 ओम में कितना करंट है ये निकालो, है ना। तो हमें सिर्फ I1 से मतलब है। अब I1 निकालने के लिए हमें करंट डिवीजन रूल आना चाहिए जो कि मैंने बता रखा है, ठीक है। बेसिक में मैंने सब कुछ बता रखा है। सो 30 ओम में बताओ कितना करंट आएगा, तो करंट I1 निकालते हैं डायरेक्ट। सो I1 इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था करंट डिवीजन रूल में कि जिस ब्रांच में करंट चाहिए हमें, चूंकि ये 30 ओम और 20 ओम ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब करंट टोटल आ रहा है 2.27 एम्पियर का, इसको इधर भी जाना है इधर भी जाना है। अच्छा एक बात बताओ, बेसिक आइडिया है कि ये 20 ओम का रेसिस्टर है और ये 30 ओम का रेसिस्टर है, ज्यादा करंट किस में जाएगा? ज्यादा करंट उसी में जाएगा ना जहां पे रेसिस्टेंस जितना कम हो, क्योंकि करंट हमेशा फॉलो करता है लो रेसिस्टेंस पाथ। अब लो रेसिस्टेंस इसका है तो करंट ज्यादा इसमें जाएगा, इसमें करंट कम जाएगा। मान लो 2.27 में अगर 1.27 एम्पियर इसमें गया तो 1 एम्पियर इसमें जाएगा, ठीक है। चलो सो I1 निकालते हैं। I1 इज इक्वल टू कितना होगा, करंट डिवीजन रूल हम लगा रहे हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, अप्लाइंग करंट डिवीजन रूल। सो करंट डिवीजन रूल पे हम कैसे करेंगे बताओ। तो यहाँ पे टोटल करंट 2.27 एम्पियर है। अब I1 हमें निकालना है। सो जिस ब्रांच में करंट निकालना है, I1 निकालना है, तो उसको छोड़ के मैंने करंट डिवीजन में बताया है कैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं। सो जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसको छोड़ के जो दूसरा ब्रांच है पैरेलल में, उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू ऊपर रखेंगे, यानी 20 ओम। फिर से बोल रहा हूं, जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसका रेसिस्टेंस वैल्यू छोड़ के और दूसरे वाले ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है उसका रेसिस्टेंस वैल्यू न्यूमरेटर में रखेंगे। अब डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर में ये जो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस है इस दोनों का समेशन करेंगे, यानी कि 20 प्लस 30 इनटू टोटल करंट कितना आ रहा है, इस दोनों ब्रांच में जो करंट आ रहा है वो टोटल करंट के थ्रू आ रहा है। सो टोटल करंट का वैल्यू है 2.27, ठीक है। सो ये आपका जब सॉल्व करोगे तो 20/50 यानी 2/5 है ना, 2/5 इंटू 2.27 इज इक्वल टू, अब बताओ I1 कितना आ गया। तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे कैलकुलेट करो, 2/5 इंटू 2.27। सो हमारे पास वैल्यू आ चुका है जो कि है 0.908 एम्पियर, 0.908 एम्पियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया कि 30 ओम का जो रेसिस्टर का ब्रांच है उसमें करंट 0.908 एम्पियर जा रहा है, पर डायरेक्शन कैसा, डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डायरेक्शन ध्यान से देखो, प्लस टर्मिनल से जब ये निकलेगा तो करंट डायरेक्शन ऐसा होगा, तो एक उधर जाएगा एक नीचे की ओर जाएगा। सो इसका डायरेक्शन कैसा है, नीचे की तरफ है, ठीक है। सो इस तरीके से बिल्कुल लिखना मत भूलना। तो अब हमने निकाल लिया बिल्कुल 50 वोल्ट के वजह से जो 30 ओम के ब्रांच में करंट जा रहा है वो इतना जा रहा है, ठीक है। सो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, अब चूंकि इस सर्किट में दो सोर्सेस अवेलेबल हैं, एक सोर्सेस की वजह से करंट I1 जा रहा था वो हमने निकाल लिया है। अब ये जो सेकेंड वोल्टेज सोर्स है इसको पकड़ेंगे और जो दूसरा वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करते हैं, करंट सोर्स तो यहाँ पे है ही नहीं कि जिसको हम ओपन कर सकते हैं ना। सो इस बार आप इस वोल्टेज सोर्स को लो, इसको कर दो शॉर्ट, है ना। चलो सर्किट ड्रॉ करते हैं। सो पहले लिख लेते हैं, टेकिंग 20 वोल्ट सोर्स एट अ टाइम, ठीक है, 20 वोल्ट सोर्स एट अ टाइम।
सो 20 वोल्ट सोर्स एट अ टाइम में हमें क्या होगा, यहाँ पे इस सोर्स को कर देंगे शॉर्ट और बाकी ये तीनों रेसिस्टर कर देंगे ओपन। मतलब ये रेसिस्टर का वैल्यू हम एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। सो चलो करते हैं, सर्किट ड्रॉ करते हैं। सर्किट हमारा हो जाएगा, ये 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हो गया, यहाँ पे एक रेसिस्टर हो गया, ठीक है, एक और रेसिस्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वोल्टेज सोर्स को हम तो शॉर्ट कर देंगे, है ना, शॉर्ट कर दिया और इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सेम वही ब्रांच 30 ओम का ले लेंगे, तो ये आपका हो गया 10 ओम का, ये 20 ओम का, ये 30 ओम का, इसका वैल्यू 20 वोल्ट है। सो मैंने कहा कि सुपरपोजिशन थ्योरम में हम नेक्स्ट स्टेप क्या बढ़ेंगे कि जो स्टेप से हमने करंट निकाला वही चीज अब हम दूसरे वोल्टेज सोर्स को लेके एट अ टाइम और इस वोल्टेज सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। चलो कर दिया। अब आगे क्या, अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि इसका पोलैरिटी कैसा है। सो प्लस का पोलैरिटी ऊपर की ओर है और आपको पता है कि प्लस से करंट निकलेगा और माइनस में इंटर करेगा, तो करंट यानी कि ऐसे गया, ठीक है। अब ये करंट ऐसे गया, यहाँ गया, अब यहाँ से दो तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि डायरेक्शन कुछ इसका लेफ्ट होगा, इसका डाउन होगा। सो इस 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से इसमें जो करंट है वो मान लिया मैंने I2। तो अब हमारा टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि 20 वोल्ट के वजह से कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो हमें निकालना है, I2 निकालना है। चलो कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जो सर्किट है इसमें 20 वोल्ट एक टोटल वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा है ना। तो हमें सबसे पहले I2 पे नहीं जाना, हमें टोटल करंट कितना है वो निकालना है। एक बार टोटल करंट निकल गया तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है दो रेसिस्टर, तो करंट का डिवीजन होगा और जब करंट का डिवीजन होगा तो करंट डिवीजन रूल लगा के हम करंट निकाल सकते हैं। सो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि भाई 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से कितना टोटल करंट I फ्लो कर रहा है ये हमें निकालना है। सो कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए सबसे पहले तो ये जो रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन है इसका R इक्विवेलेंट हम निकालेंगे। चलो तो R इक्विवेलेंट निकालते हैं। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा बताओ। ये 10 ओम का एक टर्मिनल 30 ओम के एक टर्मिनल से कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड है, 10 ओम का दूसरा टर्मिनल 30 ओम के दूसरे टर्मिनल से कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यानी कि 10 ओम इज पैरेलल विथ 30 ओम। अब इस दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन आएगा, जो भी आउटपुट आएगा वो सीरीज होगा 20 ओम के रेसिस्टर के साथ, है ना। चलो अब हम आगे वैल्यूज पुट करने वाले हैं, मतलब फॉर्मूला लगाने वाले हैं। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 10 into 30 अपॉन 10 प्लस 30 इंटू नहीं, यहाँ प्लस है ना तो प्लस 20। सो इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये कितना आ जाएगा, 10 into 30 300 अपॉन 40, ठीक है। तो ये 15 अपॉन 2 हो जाएगा प्लस 20। डैट मीन्स कि जो फाइनल आउटपुट आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 55 अपॉन 2, ठीक है। चलो तो R इक्विवेलेंट आपके पास आ चुका है। अब क्या करने वाले हैं, अब हम यहां से सर्किट को ड्रॉ करने वाले हैं। चलो सर्किट को ड्रॉ करते हैं। इसका जो सर्किट होगा अब वो कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा 20 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स, एक रेसिस्टेंस, ठीक है, और इसके साथ कुछ ऐसा होगा। सो ये 20 वोल्ट और R इक्विवेलेंट आपका आया हुआ है 55 अपॉन 2 ओम, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है टोटल करंट वो I है और हमें I ही तो निकालना है। सो ये आपका 55 अपॉन 2 ओम आ गया। चलो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, तो आप KVL लगा सकते हो। वोल्टेज सोर्स ऐसे जा रहा है ना, तो 20 प्लस में होगा तो 20 माइनस I इंटू R इज इक्वल टू 0। सो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 अपॉन 55 अपॉन 2, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लूँ तो ये हो जाएगा
इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 और ये हो जाएगा 27 है ना, और 0.5 ओम। सो यहाँ से अगर हम I निकालें तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V कितना है 20 अपॉन R कितना है 27.5। सो आपका टोटल करंट कितना आ जाएगा, टोटल करंट कितना आ जाएगा बताओ, 20 अपॉन 27.5 0.727 सो 0.727 एम्पियर। सो 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से टोटल करंट हमारे पास आ चुका है जो कि है 0.27 एम्पियर, 0.727 एम्पियर। ठीक है, चलो अब हम लगाएंगे क्या, करंट डिवीजन रूल। ठीक है, एक बार टोटल करंट आई हमारे पास आ गया जो कि है 0.727 एम्पियर, 0.727 एम्पियर। तो एक बार टोटल करंट आ गया, दैट मीन्स कि अब ये करंट टोटल दो ब्रांचेस में 10 ओम में और 30 ओम में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो वहां पे हम लगाएंगे करंट डिवीजन। सो अप्लाइंग करंट डिवीजन रूल। ठीक है, जब करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो बताओ कितना आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, चूंकि ये टोटल करंट दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो क्या हमें 10 ओम के ब्रांच में करंट से मतलब है, नहीं, हमें I2 से मतलब है, यानी 30 ओम के ब्रांच में कितना करंट जाएगा इससे मतलब है, यानी हम I2 निकालने जा रहे हैं। सो I2 इज इक्वल टू, अब हमें टोटल करंट पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 ओम और 30 ओम का है, यानी दोनों ब्रांचेस में कुछ ना कुछ करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमें ये निकालना है कि 30 ओम में यानी कि I2 करंट कितना होगा, है ना। सो I2 इज इक्वल टू, जिस ब्रांच में करंट निकालना हो, करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि जिस ब्रांच में करंट निकालना हो उसका रेसिस्टेंस छोड़ के जो दूसरा रेसिस्टेंस पैरेलल में है उसका वैल्यू हम ऊपर रखेंगे, तो 10 ओम अपॉन, अब जो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका नहीं, ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन कर सकते हो कि इस दोनों का समेशन कर दो, नहीं, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, तो ये दोनों जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इसका टोटल का समेशन, सो 10 प्लस 30, और टोटल करंट कितना आ रहा है 0.727 एम्पियर, सो इनटू 0.727 एम्पियर। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, सो ये हो जाएगा 10 अपॉन 40, दैट मीन्स कि आप सीधा लिख सकते हो 1/4 इंटू 0.727। ठीक है, चलो तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ। सो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/4 इंटू 0.727 है ना, तो 0.181 एम्पियर है ना। तो हमने क्या क्या निकाला बताओ, हमने I2 भी निकाला। अच्छा, इसका डायरेक्शन पहले बताओ, डायरेक्शन क्या होगा। तो चूंकि प्लस टर्मिनल ऊपर था तो करंट ऐसे आएगा, तो कुछ इधर जाएगा कुछ नीचे की तरफ आएगा, तो इसका भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। सो हमने दो वैल्यूज निकाल लिए हैं, पहला I1 हमने निकाल लिया है ना, एक ये निकाला और दूसरा ये हमने निकाला। दोनों का डायरेक्शन I1 हो या फिर I2, I1 किसके वजह से आया है, I1 आपके 50 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स की वजह से आया है। I2 किसके वजह से आया है, I2 आपके 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स की वजह से आया है। ठीक है, सो I1 पता है आपको, I2 पता है। अब क्या कहता है सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि हर इंडिविजुअल सोर्स की वजह से जो भी आपने करंट निकाला है, हर सोर्सेज की वजह से जो करंट आया सभी का समेशन आप कर दो, वही आपका फाइनल आंसर होगा, उस ब्रांच में उतना ही करंट जाएगा। सो फॉर द गिवन सर्किट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Ix, यानी टोटल करंट जो Ix है वो किसके बराबर होगा बताओ। तो वो होगा Ix इज इक्वल टू, ठीक है, Ix इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब I1 का भी डायरेक्शन नीचे की ओर है, I2 का भी डायरेक्शन नीचे की ओर है। अगर ध्यान से डायरेक्शन भी समझे तो Ix का डायरेक्शन कैसा है बताओ पहले, Ix का डायरेक्शन नीचे की ओर है।
तो ये डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज इक्वल टू, अब चूंकि जब Ix का डायरेक्शन नीचे की ओर पूछा गया है तो इसका मतलब कि नेट डायरेक्शन नीचे की तरफ कितना करंट जा रहा है वो आपसे पूछा गया है। सो चूंकि दोनों करंट नीचे की तरफ है तो हम दोनों को जोड़ने वाले हैं। सो I1 जो कि नीचे की तरफ है प्लस I2 वो भी नीचे की तरफ है, तो ओवरऑल I1 का वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू है 0.908 प्लस I2 का वैल्यू कितना है, I1 किसके वजह से है 50 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स की वजह से कितना करंट गया, और I2 किसके वजह से है 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स की वजह से कितना करंट गया है, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 0.181। सो इसको अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1.0, ठीक है। सो जो आपका फाइनल आंसर होगा Ix का वैल्यू वो आपका हो गया क्या, Ix इज इक्वल टू 1.089 एम्पियर, है ना। सो आपने टोटल करंट का समेशन अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू आपने किया तो यही आपका Ix आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसको नोट कर लो। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमने सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए पहला क्वेश्चन कर लिया और हमने स्टेप सीख लिया कि किस तरीके से हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करते हैं, है ना। कैसे हम किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सोर्स के वजह से जो भी उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट जा रहा है वो निकालते हैं, फिर दूसरे सोर्सेज की वजह से वो करंट निकालते हैं, और सभी करंट को मिला के जितने भी सोर्सेज हैं उतने करंट हम निकालेंगे और सभी को जोड़ देंगे, तो वही हमारा फाइनल उस ब्रांच में जो करंट जाएगा वो वैल्यू होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट हम निकाल सकते हैं, अगर वोल्टेज पूछा जाएगा किसी पर्टिकुलर ब्रांच में वो भी हम निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सीधा हर एक सोर्स के वजह से कितना वोल्टेज उस ब्रांच में जा रहा है वो आपको निकालते जाना है। मान लो 3 सोर्सेस है तो तीनों सोर्सेस के वजह से जो अपना पर्टिकुलर ब्रांच में जो वोल्टेज जा रहा है वो वोल्टेज का समेशन कर देंगे, टोटल सोर्सेज की वजह से जो वोल्टेज निकल रहा है V1 V2 V3 सभी वोल्टेज को जोड़ देंगे, वो हमारा उस पर्टिकुलर ब्रांच में वोल्टेज निकलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फॉर द गिवन सर्किट, ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IA, कैलकुलेट द वैल्यू of IA using the superposition theorem, ठीक है। सो आपको IA का वैल्यू निकालना है, आपको सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करना है। जब सुपरपोजिशन थ्योरम की बात आ गई यानी कि एक बात तो पक्का है कि 2 या 2 से ज्यादा एक्टिव सोर्सेस इस सर्किट में मौजूद होने वाले हैं। सर्किट में ड्रॉ कर देता हूं। सर्किट है आपका कि एक इस तरीके से एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है जिसका प्लस का टर्मिनल ऊपर की तरफ और माइनस नीचे की तरफ, इसके साथ एक पैरेलल में एक रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको कर देंगे कनेक्ट। एक 5 ओम का रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक और 5 ओम का रेसिस्टर जुड़ा हुआ है और ये आपस में है इस तरीके से कनेक्टेड, ठीक है। इस दोनों रेसिस्टर के बीच से एक पॉइंट को निकाला गया है और यहाँ पे एक करंट सोर्स को लगाया गया है। क्या करंट सोर्स को लगाया गया है जो कि है 2 एम्पियर का, ठीक है। तो ये आपका 2 एम्पियर हो गया। सो सभी का वैल्यूज हम लिख लेते हैं। 5 ओम, ये है आपका 10 ओम और ये है 10 वोल्ट का। आपसे पूछा क्या गया है कि IA करंट बताइए और IA जो करंट है वो इस वाले ब्रांच में है और यही वैल्यू आपसे पूछा गया है। सो चलो देखते हैं कि कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझते हैं। फॉर द गिवन सर्किट, एक सर्किट दिया हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IA, यानी इस 5 ओम के ब्रांच में
IA करंट, डायरेक्शन ध्यान से देना, देखना ये नीचे की तरफ है। सो IA का करंट मतलब कितना होगा, इस 5 ओम ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, ये आपको निकालना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। यानी इसमें ना नोडल लगा सकते हो ना मैश एनालिसिस लगा सकते हो, आपको एक जो प्रॉपर वे है सुपरपोजिशन थ्योरम का, जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलो फॉलो करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं बताओ। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट स्टेप में कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस ब्रांच में और उस ब्रांच में कौन सा वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो चूंकि ब्रांच है आपका 5 ओम और उस 5 ओम के ब्रांच में कितना करंट जा रहा है ये आपसे पूछा गया है। सो आपका जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पूछा गया वो करंट है, यानी कि हर सोर्सेस के वजह से आपका जो भी 5 ओम ब्रांच में करंट जाएगा वो आपको निकालना है। अगर इसमें पूछा जाता कि वोल्टेज निकालिए तो फिर हर सोर्सेस के वजह से जो भी इस ब्रांच में वोल्टेज जाएगा उस हर वोल्टेज का समेशन करते हैं। यहाँ करंट पूछा गया तो I1 I2 I3 जितना भी सोर्सेस है उतना वैल्यू हम निकाल के समेशन कर देंगे। चलो तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हम स्टेप नहीं लिखने वाले, मैं बस बोल रहा हूँ कि कैसे कैसे हम करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको एक सोर्स को एट अ टाइम लेना है। आपके पास ये देखो कि टोटल कितने सोर्सेस है, 2 सोर्सेस है, तो मिनिमम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई होने के लिए 2 सोर्सेस तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये 2 ओम का एक करंट सोर्स है, 2 एम्पियर का एक करंट सोर्स है और एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। ठीक, तो मैं किस सोर्स को पकड़ूं? मैं एक काम करता हूं, इस 2 एम्पियर के करंट सोर्स को पकड़ता हूं और इस 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को हम क्या करने वाले हैं, इसके इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। दैट मीन्स कि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट। सो जब कभी सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करो तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करो, करंट सोर्स को ओपन करो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। टेकिंग 2 एम्पियर करंट सोर्स एट अ टाइम। ठीक है, एक टाइम में हम एक ही सोर्स ले सकते हैं और हमने इस बार कौन सा सोर्स लिया है, 2 एम्पियर का करंट सोर्स लिया है। अब जब इसको लिया है तो और कोई सोर्स है क्या सर्किट में? हाँ है, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। इसको क्या करने वाले हैं, शॉर्ट करेंगे। जब शॉर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, सर्किट कैसा मिलने वाला है, वो सर्किट हमें ड्रॉ करना है। चलो सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका 2 एम्पियर का करंट सोर्स मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे एक रेसिस्टर रहेगा। ठीक है, एक रेसिस्टर यहाँ रहेगा और इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक, साथ में यहाँ पे एक पैरेलल में रेसिस्टर रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से कनेक्टेड होगा, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है और इस तरीके से कनेक्टेड है। अच्छा, इसको क्या करना है, क्योंकि इस सोर्स को हम ले रहे हैं ना, 2 एम्पियर का करंट सोर्स हम एट अ टाइम ले रहे हैं, तो इस सोर्स को हम ड्रॉ थोड़ी करेंगे, इसको हम इंटरनल रेसिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस करेंगे। दैट मीन्स वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट करेंगे। डायरेक्ट ऐसे मिला भी सकते हैं या फिर ऐसे समझाने का मतलब है कि हमने क्या किया है, शॉर्ट किया है। ठीक है, चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये आपका 10 ओम है, ये आपका 5 ओम है, ये भी 5 ओम है। अब 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। आपसे पूछा गया कि टोटल करंट इस 5 ओम के ब्रांच में IA कितना जाएगा, ये आपको निकालना है। यानी कि हमको इस 5 ओम में कितना करंट जा रहा है उससे मतलब नहीं, 10 ओम के ब्रांच में कितना करंट जा रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसी ब्रांच में कितना करंट जा रहा है उससे मतलब है। तो अब एक बात बताओ, डायरेक्शन क्या होगा इस करंट सोर्स की वजह से, डायरेक्शन क्या होगा बताओ। यहाँ पे ध्यान से अगर देखने वाली बात है कि 5 ओम ब्रांच में करंट का डायरेक्शन हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक ही सोर्स है और इस सोर्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, यानी करंट ऊपर की ओर जाएगा फिर ऐसे मुड़ेगा, तो इस तरीके का डायरेक्शन है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये करंट जो है ये 2 एम्पियर का मैग्नीट्यूड का है। अब 2 एम्पियर का मैग्नीट्यूड है, पर जैसे ही यहाँ पहुंचा इस नोड पे तो इसको 2 रास्ते मिले, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। अब बताओ सिर्फ एक में थोड़ी जाएगा करंट, दोनों में जाएगा। दैट मीन्स करंट का डायरेक्शन एक ऊपर भी जाएगा एक नीचे भी, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन से हमें मतलब है नहीं, हमें इस 5 ओम के ब्रांच में करंट का डायरेक्शन पता चल गया जो कि डाउनवर्ड है और पूछा भी गया है डाउनवर्ड। ठीक है, चलो सो
चलो यहाँ पे आप मान लो इस करंट का मान I1 या फिर IA पूछा गया तो IA1 मान लेते हो, कुछ भी मान सकते हो। 2 एम्पीयर करंट सोर्स की वजह से हमने 5 ओम ब्रांच में करंट माना है कितना, IA1। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। सो हमारा टारगेट है कि कैसे भी करके 5 ओम ब्रांच में IA1 निकाल लें। एक बात बताओ, यहाँ पे हमें टोटल करंट थोड़ी निकालना है, टोटल करंट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अरे यहाँ से ध्यान से देखो, इस नोड पे देखो, तो इस नोड पे दो जगह करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कौन हैंडल कर रहा है, ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हमें टोटल करंट पता है। यहाँ से हम चाहें तो अब पहले ये बताओ कि ये दोनों रेसिस्टर सीरीज में जुड़ा के पैरेलल में, ध्यान से देखना बताना। तो ये दोनों रेसिस्टर पैरेलल में जुड़ा हुआ है। कैसे, यहाँ पे इसका एक टर्मिनल, इसका एक टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है, फिर इस 5 ओम का रेसिस्टर का एक टर्मिनल और इस 5 ओम रेसिस्टर का एक टर्मिनल, ध्यान से देखो ये शॉर्टेड है। क्या ये शॉर्टेड है, इसका मतलब इस 5 ओम का रेसिस्टर का एक टर्मिनल ऐसे आया और इसके साथ कनेक्टेड हो गया। इस 10 ओम को भूल जाओ, इसको अगर छुपा दो तो देखना आप पता करोगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवीजन रूल होता है। सो करंट इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर भी होगा, कितना होगा वो हमें करंट डिवीजन रूल लगाना है। सो हमें किस ब्रांच में करंट निकालना है, इस 5 ओम के ब्रांच में। तो हम निकालने जा रहे हैं डायरेक्ट IA1। ठीक है, IA1 मतलब कि 5 ओम के ब्रांच में कितना करंट जा रहा है। सो I1 इज इक्वल टू, अब बताओ कैसे निकालेंगे। सो जिस ब्रांच में करंट निकालना हो, है ना, जिस ब्रांच में करंट डिवीजन रूल लगा रहे हो, तो जिस ब्रांच में करंट निकालना हो उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू छोड़ के जो दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, याद रखो ये सारा रेसिस्टर ऐसा नहीं कोई भी रेसिस्टर पुट कर दो, नहीं, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर दोनों होते हैं उसी से हमें सिर्फ मतलब होता है। सो जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसका रेसिस्टेंस छोड़ के जो दूसरा रेसिस्टेंस है यानी ये 5 ओम का, इसका वैल्यू न्यूमरेटर में रहता है। सो 5 अपॉन दोनों जो रेसिस्टर है दोनों का एडिशन यानी 5 + 5 इनटू टोटल करंट कितना इनकमिंग में है 2 एम्पियर। बताओ कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 5 + 5 10 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा 5 कैंसिल, दैट मीन्स 1 एम्पियर। यानी हमने करंट बहुत इजीली निकाल लिया यूजिंग करंट डिवीजन रूल, जो कि आया 1 एम्पियर। ठीक है, चलो अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाना जरूरी था? नहीं। अगर आप चाहो, अगर आपके पास बेसिक आइडिया है, जो मैंने बेसिक चीज़ें पढ़ाई है, अगर उसका आइडिया है तो आप बिल्कुल बता सकते हो विदाउट ये फॉर्मूला यूज करके कि कितना करंट इसमें आएगा। कैसे निकालोगे बताओ। सो यहाँ पर टोटल करंट कितना है 2 एम्पियर। मैंने ये बताया था बेसिक चीज़ों में कि करंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट जब होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा वो देखता क्या है कि किधर लो रेसिस्टेंस पाथ है। जिधर लो रेसिस्टेंस होगा उधर करंट जाता जाएगा, जिधर हाई रेसिस्टेंस होगा उधर करंट कम जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम है, जो रेसिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम उधर है वही 5 ओम का रेसिस्टर इधर भी है, यानी कि करंट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको दिखेगा कि दोनों जगह मैग्नीट्यूड सेम है। यानी जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड रेसिस्टेंस का सेम है। ये थोड़ी डिसाइड कर पाएगा कि कौन सा रेसिस्टेंस ज़्यादा है कौन कम है, दोनों तो सेम है। इसका मतलब करंट इक्वल यानी 50-50% डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब 2 एम्पियर में 50% 1 एम्पियर और 50% 1 एम्पियर ऊपर, है ना। सो 1 एम्पियर इधर 1 एम्पियर इधर, है ना, ऊपर की ओर 1 एम्पियर, नीचे की ओर 1 एम्पियर। अब ऊपर से तो हमें मतलब है नहीं, तो नीचे में कितना एम्पियर करंट आ गया 1 एम्पियर। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, बट फिर भी करंट डिवीजन रूल लगा के हमने निकाल लिया। सो यूजिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यूजिंग CDR करंट डिवीजन रूल, ये हमने निकाल लिया। चलो नेक्स्ट, अब 2 एम्पियर करंट सोर्स के वजह से हमने 5 ओम ब्रांच में करंट निकाल लिया और इसका डायरेक्शन किधर की ओर आ रहा है, नीचे की ओर, देखो यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ काम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या करें भाई, तो अब इस बार क्या करेंगे, अब हम इस सोर्स को लेंगे, यानी एट अ टाइम इस सोर्स को लेने वाले हैं और ये करंट सोर्स को ओपन करने वाला है। तो चलो लेते हैं, टेकिंग 10 वोल्ट
वोल्टेज सोर्स एट अ टाइम, ठीक है। सो एक टाइम में हम एक सोर्स को ले सकते हैं और जो कि हमने लिया 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। चलो 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लिया तो इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, सर्किट हम ड्रॉ करते हैं तो सर्किट हो जाएगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। कनेक्ट हो गया, वैल्यूज पुट कर लेते हैं 5 ओम, ये हो गया 5 ओम, ठीक है, ये 10 ओम और ये 10 वोल्ट, ठीक है। और अब हमें करंट निकालना है। सो इसको हमने कर दिया ओपन और इस सोर्स को एट ए टाइम हमने लिया तो इसलिए इसका वैल्यू हमने सेम रखा और इसको कर दिया ओपन। अब बताओ कि इस 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट इसमें जरूर आएगा, है ना, क्योंकि पूरे सर्किट में करंट दौड़ेगा क्योंकि ये सोर्स मौजूद है। तो इस ब्रांच में 5 ओम के ब्रांच में, नीचे वाले 5 ओम के ब्रांच में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हमें देखना है। तो एक बात बताओ, प्लस का पोलैरिटी किधर है, प्लस का पोलैरिटी किधर है, ऊपर की ओर है। सो जिधर प्लस होता है उधर से करंट निकलता है। सो करंट निकला, मान लो टोटल करंट आई है, ठीक है। अब ये करंट इधर गया तो इधर भी आएगा और नीचे की तरफ भी जाएगा। अब यही करंट यहाँ जाएगा, अब यहाँ से इसको दो पाथ मिलेगा, है ना। ये करंट दो पाथ में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहेगा, एक इधर और एक नीचे की ओर। बट ध्यान से देखो, इस ब्रांच में करंट आएगा क्या, नहीं, क्योंकि सर्किट क्या है, ओपन, करंट होगा 0। तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा करंट, जो ही करंट यहाँ का मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड इस 5 ओम ब्रांच में होगा। यानी डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया कि इसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। जब डाउनवर्ड है इसका नाम दे देते हैं कि मान लो इस सोर्स की वजह से करंट इसमें जो आया वो IA2 आया, ठीक है। चलो, तो हमारा टारगेट क्या है, IA2 निकालना। और IA2 निकालना इतना आसान नहीं है। IA2 निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या, हमें निकालना पड़ेगा करंट, यानी कि टोटल करंट I हम निकालते हैं। चलो, सो I निकालने के लिए एक वोल्टेज है, बाकी ये दोनों रेसिस्टेंस है, ये तीनों रेसिस्टेंस है। तो तीनों का टोटल R इक्विवेलेंट अगर हम निकाल लें तो हमारा R इक्विवेलेंट जैसे ही आएगा तो फिर हम करंट I = V/R कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमें सबसे पहले क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट = कितना होगा बताओ, R इक्विवेलेंट = ये दोनों, ध्यान से देखो, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो ओपन सर्किट है, यानी इसको रखो या ना रखो दोनों सेम बात है, इसको इग्नोर करके ही रखना है। चलो, ये दोनों कैसी में है, सीरीज में है, और ये जो भी सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा वो आउटपुट आने के बाद वो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ होगा। सो यानी कि 5 ओम प्लस 5 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ये पैरेलल है किसके साथ, 10 ओम के रेसिस्टर के साथ। समझ में आ रही है बात। चलो, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 ओम का रेसिस्टर पैरेलल है 10 ओम के रेसिस्टर के साथ। दैट मीन्स कि 10 × 10 अपॉन 10 + 10, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 के स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 × 10, दैट मीन्स 10/2, दैट मीन्स 5 ओम, ठीक है। तो 5 ओम हमारे पास आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया। तो अब हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। $10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट, और ये हो जाएगा आपका कितना, 5 ओम। अब इसमें करंट, इस 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स की वजह से टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये हमें सबसे पहले निकालना है। ध्यान रहे, ये जो करंट आप I निकाल लो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने 5 ओम के ब्रांच में करंट निकाल लिया, नहीं, हमें सबसे पहले टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट दूसरा वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू नहीं है, वो दूसरा टोटल करंट है, और पहले वो निकालते हैं, फिर हम IA2 भी निकाल लेंगे। चलो, तो I = कितना आ जाएगा, आप KVL लगा सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस
10/5 दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो टोटल करंट हमारे पास मौजूद है। अब ये 2 एम्पियर का टोटल करंट ये कितना है, 2 एम्पियर का है, तो यानी कि यहाँ पर 2 एम्पियर रहेगा करंट। अब ये 2 एम्पियर एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, यहाँ पे आप करंट डिवीजन रूल लगा सकते हो क्या? बिल्कुल। ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है और सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। ये मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बता रखा है। ठीक है, सो ये दोनों इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसको एक काम करते हैं, इसको हम मिटा ही देते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा दिया। अब थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा क्योंकि इसमें करंट ही नहीं जाएगा, तो इसको हमने मिटा दिया। अब एक बात बताओ, ये दोनों सीरीज में है तो जो करंट इसमें आएगा वही करंट इसमें भी तो आएगा। तो एक काम करते हैं ना, दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, दोनों को मिला लेते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। और दोनों को जोड़ने के बाद जो करंट आएगा वही करंट आपका इस दोनों ब्रांच में ही आएगा, है ना। सो सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, तो ऐसा करते हैं कि दोनों को रेसिस्टेंस सीरीज में जो जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 ओम का रेसिस्टेंस। अब 10 ओम का ये रेसिस्टेंस है और 10 ओम का ये रेसिस्टेंस है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि 5 ओम और 10 ओम ये इस दोनों रेसिस्टेंस के वजह से जो करंट है वो भी तो हम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। नहीं, आपको इसमें दोनों रेसिस्टेंस है, तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 ओम की वजह से कितना करंट आएगा ये आप निकाल लोगे, नहीं, इस 5 ओम रेसिस्टेंस पे भी तो मैटर करेगा ना, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते और इसको एक साथ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक साथ लिखने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जोड़ देंगे, जोड़ने पे क्या हो जाएगा 5 + 5 10 ओम का रेसिस्टर। जब 10 ओम का रेसिस्टर हो गया तो अब हमारा सर्किट कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम और ये आपका 10 वोल्ट। अब बताओ इसमें करंट टोटल आ ही जा रहा है जो कि वैल्यू कितना है 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का। तो इसमें मान लो कुछ करंट जा रहा होगा, इसमें करंट जा रहा होगा। अब एक बात बताओ, ये सीरीज में है ना, तो जो करंट हमने 5 ओम में माना था, क्या माना था IA2, वही करंट इसमें भी होगा। सीरीज में तो सेम करंट होता है, यानी कि हम मान सकते हैं इसको IA2, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। जो करंट इस 5 ओम में जाएगा वही करंट इस 5 ओम में भी जाएगा। ठीक है, तो IA2 हमने इस ब्रांच में मान लिया। हमारा टारगेट है IA2 निकालना है। अब जो IA2 करंट इस 5 ओम के लिए वही इसका होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो हम IA2 निकालने जा रहे हैं। सो IA2 इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, तो IA2 इज इक्वल टू यहाँ पे ध्यान से देखो, ये IA2 है, तो IA2 इज इक्वल टू आपका इस ब्रांच में करंट निकालना है। अभी इसको भूल जाओ, यहाँ पे देखो, इस ब्रांच में करंट निकालना है, तो इस ब्रांच में करंट निकालना है यानी IA2 निकालना है, तो करंट डिवीजन रूल में CDR ध्यान रखो, CDR लगाने टाइम जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसका रेसिस्टेंस छोड़ के उसके साथ जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसका रेसिस्टेंस वैल्यू न्यूमरेटर में हम रखते हैं, यानी 10। अब चूंकि सेम है तो इसलिए पता नहीं चल रहा, बट इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि आपको हमेशा ध्यान रहे कि किस तरीके से हम करते हैं। सो जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसका रेसिस्टेंस वैल्यू छोड़ के और दूसरे वाले ब्रांच का रेसिस्टेंस का वैल्यू हम पुट करते हैं, यानी 10 ओम। ठीक है, अपॉन जो दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ है उस दोनों का समेशन। सो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, इनटू टोटल करंट कितना आ रहा है भाई 2 एम्पियर का। सो ये हो जाएगा 10 × 2 = 20, दैट मीन्स 2 से 2 कैंसिल, 1 एम्पियर। सो IA2 करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। अच्छा, इसका डायरेक्शन बताओ क्या आएगा, डायरेक्शन आएगा इस तरीके से नीचे की तरफ, यानी डाउनवर्ड। ठीक है, सो 2 एम्पियर के करंट सोर्स की वजह से 5 ओम के रेसिस्टर में करंट आया 1 एम्पियर जो कि डाउनवर्ड था, और साथ ही साथ इस 10 वोल्ट के वजह से जो भी करंट आया IA2 वो भी करंट डाउनवर्ड था। तो अब हम इसको छोड़ के वापस इस पे जाते हैं, तो इस पर कितना करंट आ गया, कितना हमने निकाला 1 एम्पियर का। तो 1 एम्पियर करंट इस 5 ओम में भी जाएगा और इस इधर 5 ओम नीचे वाले में भी जाएगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो हो गया। ठीक है, चलो तो अब हमें निकालना क्या है बताओ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IA
तो आइए कहने का मतलब कि इस 2 एम्पियर और 10 वोल्ट दोनों वोल्टेज और करंट सोर्स की वजह से टोटल करंट जो आइए है वो कितना है, तो हमने इंडिविजुअली हर सोर्स की वजह से निकाल लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, उसका अलजेब्रिक सम करने वाले हैं। सो आइए किस डायरेक्शन में पूछा गया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पूछा गया है ना, डाउनवर्ड ही तो है, तो ये दोनों भी डाउनवर्ड ही है। तो ये कितना हो जाएगा, IA1 डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस IA2 डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसका वैल्यू 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सो इस सर्किट में एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स, दो सोर्सेज के वजह से 5 ओम के ब्रांच में जो करंट IA जा रहा है वो कितना होगा, 2 एम्पियर। अगर आपको चेक करना है कि ये 2 एम्पियर कैसे आया, मतलब सही बनाया कि नहीं बनाया, तो आप यूजिंग नोडल एनालिसिस से भी आप करंट इसमें निकाल सकते हो। अगर करंट सेम है दैट मीन सही है, अगर करंट सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या करंट डिवीजन लगाने का था क्या, कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन में 5 ओम और 5 ओम दोनों में करंट सेम है, तो फिर हम इसका सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ दिए और यहाँ पर 10 ओम कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जब टोटल करंट इनकमिंग 2 एम्पियर का है तो इसमें दोनों ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होगा और दोनों ब्रांच सेम रेसिस्टेंस वैल्यू का है ना, दोनों 10 ओम का है, 10 रहे 20 रहे 100 है, बट अगर दोनों सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हम वहां पे करंट डिवीजन रूल नहीं भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट बता सकते हैं कि कितना करंट आएगा अगर हमें टोटल करंट पता है तो। सो टोटल करंट 2 एम्पियर है, दोनों रेसिस्टेंस सेम मैग्नीट्यूड का है, तो इसमें कुछ करंट डिवीजन रूल लगाना ही नहीं था, सीधा हम देखते हैं कि 50-50% करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2 एम्पियर में 50% का 2 एम्पियर का 50% 1 एम्पियर इसमें चला जाएगा और 1 एम्पियर इसमें चला जाएगा, टोटल 1 + 1 2 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, या फिर मतलब कि मान लो कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड रहता 3 एम्पियर का, तो बताओ कितना जाता है इसमें, सेम अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू होता तो यहाँ पे होता 1.5 एम्पियर, यहाँ भी 1.5 एम्पियर। ठीक है, सो आप बिना करंट डिवीजन रूल लगाए अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आप वहाँ पर डायरेक्ट बता सकते हो अगर आपके पास टोटल करंट का वैल्यू पता है। ठीक है, चलो अब आगे हम देखने वाले हैं। सो इसमें बहुत ही कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि किसी भी तरीके का सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओ, है ना, कोई टेंशन वाली बात ना हो। हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, हमें थोड़ा अच्छे से वे में किसी तरीके का क्वेश्चन अगर डिजाइन होता है तो हम इजी वे में उसको सॉल्व कर पाए, है ना। सो हम रट्टा नहीं मारने वाले, हम पूरे कॉन्सेप्ट वाइज हर तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्वेश्चन बता सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमें इसमें भी सुपरपोजिशन थ्योरम ही अप्लाई करना है। सो यूज द सुपरपोजिशन थ्योरम, यूजिंग द सुपरपोजिशन theorem to find V in the circuit given, circuit, है ना। आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है और आपको V फाइंड करना है, मतलब वोल्टेज। हर बार आप करंट देख रहे थे, इस बार वोल्टेज फाइंड करना है। सर्किट क्या है, सर्किट है कि एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू 6 वोल्ट का है, ठीक है, और इसके साथ एक रेसिस्टर कनेक्टेड है जो कि 8 ओम का है। कितना ओम का, 8 ओम का। उसके बाद यहाँ पे एक करंट सोर्स को लगाया गया है जो कि है 3 एम्पियर का, ठीक है, और इसको आपस में कर दिया गया है कनेक्ट। ठीक, यहाँ पे एक रेसिस्टर को लगाया गया जो कि है 4 ओम का। कितना ओम का, 4 ओम का, ठीक है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है। ठीक, सो आपसे पूछा क्या गया है,
आपसे पूछा गया कि आपको सुपर पोजीशन लगाना है और उस सुपर पोजीशन के मदद से आपको बताना क्या है, ये बताना है कि V कितना होगा, है ना। तो आप इसमें सुपर मेश, सुपर नोड, मतलब मैश और नोडल एनालिसिस के थ्रू आप बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप इजीली नोडल एनालिसिस लगाओ, चुटकी भर में क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। बट चूंकि हमें नोडल एनालिसिस नहीं लगाना, हमें सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करना है। कैसे प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं वो हमें देखना है ना। नोडल से लगाएं तो तुरंत इसका मान लो पोटेंशियल V मानते हैं, जो कि V यही है इसके क्रॉस, तो V माइनस 6/8, फिर इधर हो गया -3, फिर इधर कितना हो जाएगा V/4 इज इक्वल टू टोटल का समेशन 0। तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में पहले हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने के बाद जो भी हमारा V आएगा वो हम मैश एनालिसिस नहीं, क्योंकि हमने बोला क्या कि लगभग हम जब भी सर्किट मिलता है हमें, अगर हमें नहीं बोला जाए कि भाई इस मेथड से यूज करना है, तो हम डायरेक्टली नोडल सबसे पहले अप्लाई करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले सुपरपोजिशन से कितना आंसर आता है वो, उसके बाद नोडल एनालिसिस के थ्रू भी हम तुरंत सॉल्व करते हैं और दोनों में मैच करके देखते हैं कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं। देखो सुपरपोजिशन थ्योरम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि आप इसको बिल्कुल अप्लाई मत करना। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ इस ब्रांच में कितना करंट आ रहा है, कितना वोल्टेज है, तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो ये सिर्फ सेमेस्टर के लिए होता है कि सेमेस्टर में बोला जाता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से आप बताइए, तो उस टाइम आपको ये ध्यान में रखना है। बट अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जाते हो, एग्जाम देते हो, तो आप बिल्कुल सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई मत करना। वैल्यू सेम आएगा, जिस तरीके से मेश और नोडल लगा के जो ब्रांच में करंट आएगा वही वैल्यू आपके इस सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू भी आएगा। बट जो टाइम टेकिंग होगा वो सुपरपोजिशन थ्योरम में 4 गुना ज्यादा होगा विद जो कंपेयर करोगे आप अगर ये नोडल एनालिसिस है, ठीक है। चलो सेमेस्टर के लिए हम पढ़ ही रहे हैं, तो सेमेस्टर के लिए हमें सुपरपोजिशन थ्योरम को अच्छे से समझना है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम में हम, बताओ। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस ब्रांच में, भाई किस ब्रांच में निकालना है और क्या निकालना है। तो चूंकि यहां बोला गया कि 4 ओम है ना, 4 ओम के ब्रांच में निकालना है और क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। सो हमने पहला स्टेप आइडेंटिफाई कर लिया कि 4 ओम के ब्रांच में निकालना है और जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी निकालना है वो कौन सा क्वांटिटी है, वोल्टेज क्वांटिटी है। और जब वोल्टेज पूछा गया तो इस पर अलजेब्रिक समेशन तो हम फिर से करेंगे हर इंडिविजुअल सोर्स की वजह से, बट करंट नहीं करेंगे, क्योंकि करंट का समेशन करंट ही देगा। और हमसे पूछा गया क्या, वोल्टेज, यानी कि इस पर हम वोल्टेज हर सोर्स की वजह से कितना होगा वो हम निकालेंगे। और जब हर सोर्सेस के वजह से जो भी वोल्टेज आएगा टोटल वोल्टेज का समेशन हम करेंगे तो वही हमारा V निकल के आएगा, ठीक है। चलो सो हमें ये पता चल गया कि 4 ओम के ब्रांच में निकालना है और V निकालना है। अब क्या करें, किसी एक सोर्स को एक टाइम में आपको लेना होता है सुपरपोजिशन थ्योरम में। तो आप क्या करोगे कि टेकिंग 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स एट अ टाइम, है ना, किसी एक टाइम में आप एक ही सोर्स लोगे जो कि है 6 वोल्ट का, ठीक है। चलो जब 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स आपने ले लिया, पकड़ लिया, तो बाकी सोर्स को हमें क्या काम, बाकी सोर्स को हमें उसके इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। सो चूंकि इसके अलावा सिर्फ एक ही सोर्स है जो कि ये है और ये एक करंट सोर्स है, यानी कि इसको ओपन करेंगे। सो हमारा सर्किट आप बताओ कैसा हो जाएगा। जब ये ओपन होगा तो जो भी मतलब होगा सिर्फ इतना सही होगा, क्योंकि करंट तो इसमें जाएगा नहीं क्योंकि ओपन सर्किट है। बट फिर भी चलो ड्रॉ कर लेते हैं। सो इस तरीके का होगा, यहाँ रेसिस्टेंस होगा, यहाँ भी रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ रेसिस्टेंस होगा, यहाँ भी रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। सो ये आपका हो गया 8 ओम, ये हो गया 4 ओम, ठीक है। और इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज
यहाँ पे V पूछा गया ना, तो चूंकि ये 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से हमने इसको तो ओपन कर दिया, तो 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स की वजह से इसके अक्रॉस इस बार करंट नहीं निकालेंगे क्योंकि पूछा गया वोल्टेज, तो इसके अक्रॉस हम वोल्टेज निकालेंगे और उसका हम नाम दे रहे हैं, ये प्लस माइनस, उसका हम नाम दे रहे हैं क्या, V1। ये प्लस माइनस क्यों हमने दिया, जिस तरीके से करंट का डायरेक्शन हम देखते थे कि भाई इस सोर्स की वजह से करंट का डायरेक्शन क्या होगा वैसे डिसाइड होता था, उसी तरीके से वोल्टेज अगर पूछा गया है तो वोल्टेज का पोलैरिटी भी डिसाइड होगा उसके सोर्स के वजह से। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मैं पोलैरिटी मिटा देता हूँ और कैसे ऊपर प्लस और नीचे माइनस होगा ये मैं दिखाता हूँ, है ना। अब एक बात बताओ, चूंकि ये वोल्टेज सोर्स है तो ये पावर सप्लाई देगा। अब पावर सप्लाई देगा तो वोल्टेज सोर्स प्लस टर्मिनल से निकलता है, यानी करंट जो है वो प्लस टर्मिनल से निकलेगा। मान लो कि करंट हमने इसका मान लिया टोटल करंट कितना, I। अब ये करंट I इसमें जा रहा है, तो क्या ये I करंट इसमें जाएगा, नहीं, ये तो ओपन सर्किट है। सो टोटल का टोटल करंट इसमें जाएगा, यानी कि इसका हम मिटा भी दे तो हमें सिर्फ इस सर्किट से मतलब है। ठीक है, बट फिर भी चलो, तो यहाँ पे बताओ कि करंट ये I गया तो इसमें आएगा। अब आपको पता है कि रेसिस्टर का जो नेचर होता है वो एब्जॉर्ब करता है पावर को, हमेशा रेसिस्टर पावर को एब्जॉर्ब करता है, और जो पावर को एब्जॉर्ब करेगा उसमें जो करंट होगा वो प्लस टर्मिनल पे एंटर करेगा और माइनस से लीव करेगा, तभी वो पावर एब्जॉर्ब करेगा। सो इसका मतलब करंट इसमें आ रहा है तो पॉजिटिव में एंटर करना चाहिए, माइनस में से एग्जिट करना चाहिए, तभी ये पावर को करेगा एब्जॉर्ब। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हमने पोलैरिटी दे दिया, जिस तरीके से करंट का डायरेक्शन वहाँ पे देते थे उसी तरीके से यहाँ पे वोल्टेज का पोलैरिटी दे दिया। ये वही पोलैरिटी है, सेम पोलैरिटी जैसा कि इसमें है। ठीक है, सो नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, आपका साइन पॉजिटिव ही होगा। चलो, अब हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 कितना होगा ये हमें निकालना है, और ये वोल्टेज V1 किसकी वजह से आएगा, इस 6 वोल्ट की वजह से, क्योंकि इसको तो हमने हटा दिया, तो इसी सोर्स की वजह से कितना इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा ये हमें निकालना है। उसके लिए अब बताओ कि यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, आप खुद से सवाल करो कि इस 4 ओम के रेसिस्टर के क्रॉस अगर वोल्टेज निकालना हो तो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू रेसिस्टेंस, है ना। तो रेसिस्टेंस तो दिया हुआ है पर इस ब्रांच में करंट कितना आ रहा है वो हमें नहीं पता। सो हमारा टारगेट क्या है कि वोल्टेज तभी निकलेगा जब हमें करंट पता होगा। अब बताओ करंट कौन सा करंट, तो जो करंट इसमें मान लो I माना है, क्या वही करंट इसमें होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है, इसका मतलब जो करंट I इसमें जा रहा है वही इसमें एंटर करेगा, है ना। यानी कि हमें टारगेट क्या है, टारगेट है कि हम कैपिटल I यानी कि हम टोटल करंट अगर निकाल लें तो उसका अगर मल्टीप्लिकेशन हम 4 ओम रेसिस्टर के साथ करेंगे, I इंटू R करेंगे, तो हमें वोल्टेज मिल जाएगा। किसके वजह से मिलेगा, 6 वोल्ट की वजह से, यानी कि कौन सा वोल्टेज, V1 वोल्टेज। ठीक है, चलो, सो अब क्या करने वाला है, टोटल करंट निकालने वाला है, टोटल करंट निकालने। अच्छा, मैं इसको मिटा दूं क्या, कोई काम का तो है नहीं, तो एक चल छोड़ देते हैं इसको, भूल जाओ कि ये सर्किट है, बस यही सर्किट है आपका। टोटल ये दोनों सीरीज में है ना। ये अगर यहाँ से मैं मिटा दूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, जुड़ जाता है, और रेसिस्टेंस जुड़ जाता है, वोल्टेज दिया हुआ है तो करंट हम निकाल सकते हैं। तो आप या तो KVL लगाओ या फिर बहुत ही सिंपल सर्किट है तो डायरेक्ट हम करंट निकालने आए। सो I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज इस सर्किट में कितना है, 6, तो 6 अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, ये दोनों को मिलाओ, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 8 प्लस 4, यही आपका करंट होगा। सो 6 अपॉन 12 आ गया, तो ये हो गया 1/2, दैट मीन्स 0.5 एम्पियर। सो हमने बहुत ही इजी वे में करंट निकाल लिया, जो कि कैपिटल I है, वो कितना है, 0.5 एम्पियर। अब यही टोटल करंट I इसमें भी जाएगा, क्योंकि इधर तो जाएगा नहीं, ये जो करंट I जा रहा है वो इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि ओपन सर्किट है। सो टोटल करंट इसमें से ऐसे फ्लो करना शुरू कर देगा। सो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 0.5 एम्पियर आ गया। चलो, जब करंट आ गया तो अब हमने निकालना क्या था, वोल्टेज। तो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इस 4 ओम रेसिस्टेंस में कितना वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो निकालना है, यानी V1 निकालना है। और V1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू R, और I हमने निकाल लिया कितना है, I इंटू R मतलब कि 4 ओम। सो I आपका कितना आया, 0.5 इंटू 4 कितना आ जाएगा,
2 वोल्ट। समझ में आ गया? चलो, तो हमने 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के वजह से कितना वोल्टेज आया वो हमने निकाल लिया है। अब आगे क्या? तो अब हम आगे क्या करने वाले हैं? अब हम आगे क्या करने वाले हैं? देखो यहाँ पे ये जो 6 वोल्ट की वजह से जो वोल्टेज आया V1, इसका कैलकुलेशन हो गया। अब इस बार हम क्या करेंगे कि 3 एम्पियर का वोल्टेज सोर्स एट अ टाइम हम लेंगे, इसको पकड़ के रखेंगे, और इसको जब पकड़ के रखा तो ये वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे? शॉर्ट कर देंगे। चलो तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि टेकिंग 3 एम्पियर करंट सोर्स एट अ टाइम। सो किसी एक टाइम में हम 3 एम्पियर के करंट सोर्स को लिए। तो 3 एम्पियर करंट सोर्स को लेने के बाद अब क्या होगा? तो जब इस सोर्स को लेंगे तो इसको करेंगे शॉर्ट। तो करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 3 एम्पियर का करंट सोर्स, है ना, और ये कनेक्टेड होगा इसके साथ, ठीक है। और ये आपका शॉर्ट हो जाएगा और रेसिस्टेंस हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा शॉर्ट। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये आपका 8 ओम का है, 4 ओम का है, और सारा चीज हो गया, ठीक है। चलो, अब 3 एम्पियर के करंट सोर्स को लेने के वजह से जो भी वोल्टेज आएगा इस 4 ओम के रेसिस्टर के क्रॉस, वो उसको हम नाम क्या देंगे? V2। पहले वाले को नाम दिया V1, तो दूसरे को नाम देते हैं V2। पर इसका पोलैरिटी कैसा होगा? प्लस नीचे होगा, ऊपर माइनस, या फिर ऊपर प्लस नीचे माइनस। पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उसी हिसाब से डायरेक्शन चेंज होगा। तो जब अलजेब्रिक सम करेंगे तो मैग्नीट्यूड बदल सकता है, ठीक है। सो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर करंट निकालना हो तो भी आपको डायरेक्शन पे ध्यान देना है, वोल्टेज निकालना है तो भी आपको डायरेक्शन पे ध्यान देना है, मतलब पोलैरिटी पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो, करंट ऐसे गया, तो ऊपर के डायरेक्शन में करंट है, तो यहाँ पे आएगा 3 एम्पियर का करंट। अब ये 3 एम्पियर का करंट इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। लो रेसिस्टेंस में ज्यादा करंट आएगा, हाई रेसिस्टेंस में कम करंट आएगा, बट आएगा। तो करंट का डायरेक्शन इधर भी होगा और नीचे की तरफ होगा। हमें लेफ्ट वाले से मतलब नहीं है, हमें 4 ओम में देखना है कि कैसे करंट आ रहा है। करंट आ रहा है इधर से, ऊपर से नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो बताओ रेसिस्टर का नेचर क्या होता है? पावर को हमेशा एब्जॉर्ब करता है, खींचता है। जब पावर को एब्जॉर्ब करना है, इसका मतलब ये कि प्लस टर्मिनल में एंटर करेगा करंट और माइनस से लीव करेगा। करंट आ रहा है ऐसे, दैट मीन्स कि ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस, तभी तो ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये माइनस कर दे ये प्लस, तो ये तो पावर को डिलीवर करने लगेगा। सो पावर एब्जॉर्ब का मैंने डेफिनेशन बता रखा है कि करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, माइनस से लीव कर रहा है, तो पावर एब्जॉर्ब करता है वो एलिमेंट। पावर ये एब्जॉर्ब ही करता है रेसिस्टर, दैट मींस इसका नाम हमने दे दिया V2। अब देखो, जो पोलैरिटी इस करंट सोर्स की वजह से आया है, क्या वो पोलैरिटी मैच कर रहा है इसके साथ जो क्वेश्चन में पूछा गया है? बिल्कुल मैच कर रहा है। चलो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब बताओ कि इसमें करंट निकालें कैसे? करंट क्यों हम बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमें यहाँ फिर से निकालना है वोल्टेज। और खुद से सवाल करो कि अगर मुझे V2 निकालना है, 4 ओम का जो रेसिस्टर है उसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस आपका 4 ओम है, करंट नहीं पता, सो करंट निकालना पड़ेगा। अगर करंट निकल गया तो करंट इंटू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V2 आ जाएगा, ठीक है। चलो, यानी हमारा टारगेट क्या हो गया? हमारा टारगेट है कि कैसे भी करके इस ब्रांच में कितना करंट आएगा वो निकालना है। अब ध्यान से देखो कि क्या ये 4 ओम का रेसिस्टर इस 8 ओम के रेसिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है? बिल्कुल है ना। 4 ओम का रेसिस्टर का एक टर्मिनल जो कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है, और ये देखो 8 ओम और 4 ओम दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है। उसी तरीके से 8 ओम और इधर से 4 ओम दोनों एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है, ठीक है। चलो, तो यहाँ ये दोनों 4 ओम और 8 ओम दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो करंट का डिवीजन होगा, क्योंकि टोटल करंट 3 एम्पियर का आ रहा है।
ठीक है, तो कुछ इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इधर होगा, यानी यहां पे हम इजीली करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। सो अप्लाइंग करंट डिवीजन रूल, जब करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो हमें किस ब्रांच में करंट निकालना है, हमें निकालना है इस 4 ओम के ब्रांच में, हमें इसके ब्रांच से करंट से मतलब नहीं है। चलो मान लिया कि इसका करंट हम I मान रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, तो I का मतलब ये कि अगर करंट डिवीजन रूल लगा रहे हैं तो जिस ब्रांच में करंट निकालना हो, मैं बार बार ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। सो करंट डिवीजन रूल जब भी अप्लाई करना हो तो आपको ऐसे याद करना है, जिस ब्रांच में करंट निकालना हो उस ब्रांच का रेसिस्टेंस छोड़ के जो दूसरा रेसिस्टेंस है 8 ओम का, वो वैल्यू आपको ऊपर रखना है। सो चलो ऊपर रख दिया 8 ओम अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। कौन सा रेसिस्टेंस, जो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट किए हैं। मान लो यहां पे भी एक रेसिस्टेंस होता तो गलती से भी इस रेसिस्टेंस और प्लस इस रेसिस्टेंस को मत करना। हमेशा सीडीआर यानी करंट डिवीजन रूल में जिस ब्रांच में करंट निकालना होता है उसका रेसिस्टेंस छोड़ के जो दूसरा पैरेलल वाला रेसिस्टेंस होता है वो वैल्यू ऊपर रखते हैं अपॉन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेसिस्टेंस है उसका समेशन करते हैं, यानी 8 + 4। और टोटल करंट इनकमिंग कितना है 3 एम्पियर। बस यही है आपका करंट डिवीजन रूल, ठीक है। डिटेल में समझना है तो पिछले लेक्चर में बहुत सारे पढ़ाए हुए डिटेल में, आप उसको देख सकते हो। सो 8/12 × 3 ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, दैट मीन्स ये हो गया 2 एम्पियर, है ना। तो करंट हमारे पास I का वैल्यू निकल चुका है। अब एक बार करंट आ गया तो इस रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालना बहुत ही आसान हो गया। कैसे निकलेगा वोल्टेज, V2 इज इक्वल टू I इंटू R कितना है 4 ओम है, I का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर। सो 2 × 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 8 वोल्ट। पोलैरिटी सेम है, हाँ सेम है। सो अब हमें बताना क्या है, जब हमने इस 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से जो वोल्टेज 4 ओम के अक्रॉस आया V1 वो हमने निकाल लिया। जब इस बार 3 एम्पियर को एट ए टाइम हमने लिया और इसको शॉर्ट करके जो 3 एम्पियर करंट सोर्स की वजह से जितना भी इसमें वोल्टेज आया V2 वो भी हमने निकाल लिया। तो अब कोई सोर्स बचा क्या, नहीं, 2 सोर्स थे, दोनों हमने लगा लिया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अलजेब्रिक सम करने वाले हैं। सो टोटल करंट पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है, वोल्टेज, करंट नहीं वोल्टेज पूछा गया ना। तो टोटल वोल्टेज V है और V इज इक्वल टू V1 + V2। याद रखे जो पोलैरिटी कैपिटल मतलब जो टोटल वोल्टेज V का था वही सेम पोलैरिटी इसका भी है और इसका भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में प्लस साइन होगा। चलो मैग्नीट्यूड कितना कितना है 2 + 8 दैट मीन्स 10 वोल्ट। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया कैसे बनाते हैं। चलो अब मैंने बोला था कि चेक करके देखते हैं, आपको पता है कितना टाइम लगा इसमें, है ना। चलो अब चेक करके देखते हैं कि नोडल एनालिसिस, यानी कि इसमें अगर नहीं बोला जाता कि सुपरपोजिशन थ्योरम से बनाइए, तब आप सबसे पहले कौन सा मेथड अप्लाई करते हो, आप अप्लाई करते हो नोडल एनालिसिस। सो नोडल एनालिसिस को कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं, है ना। बहुत ही कम टाइम में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं कितना टाइम में सॉल्व होता है। सो यहाँ पे मैं डिटेल बता रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ऐसा काम ताकि आपको पता चले कि हम जो बना रहे हैं वो बिल्कुल मैच खाता है। या तो नोडल से बनाओ, मैश से बनाओ, या फिर आप इससे बनाओ सुपरपोजिशन से बनाओ, कैसे भी बनाओ आपका आंसर सेम आने वाला है। चलो देखते हैं कि इसमें जो वोल्टेज V है क्या ये सेम आता है जैसा सुपरपोजिशन थ्योरम बनाया। तो एक काम करते हैं, नोडल में क्या करते हैं, नोड डिसाइड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि नोड कहाँ पे है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज जहाँ पे कनेक्टेड होंगे वहां पे नोड 1 2 3 ब्रांचेज कनेक्टेड हैं, तो जहां भी आपको 3 दिखे वहां पे आपको नोड मान लेना है। चलो नोड मान लिया। अब इस नोड पे वोल्टेज को असाइन करना पड़ता है। अब बताओ कि यहाँ पे वोल्टेज V1 माने क्या, नहीं, आप V1 मानोगे तो 2 वेरिएबल हो जाएगा, एक तो V1 दूसरा V। वो अलग बात है कि आप इक्वेट करोगे तो V1 = V के बराबर आएगा। पर मैं कह रहा हूं कि आप ध्यान से अगर देखो जो 4 ओम का रेसिस्टर है इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, V है। क्या इस 4 ओम रेसिस्टर के अलावा इस पूरे ब्रांच में कोई और रेसिस्टर कनेक्टेड है, नहीं। सो जो वोल्टेज इसके क्रॉस है वही वोल्टेज इस दोनों पॉइंट के बीच का होगा,
है ना। डैट मीन्स कि नोडल में अगर हम जब ग्राउंड करते हैं रेफरेंस के लिए तो ये वोल्टेज कितना होगा बताओ। अगर ये 0 वोल्ट पे है तो ये कितना वोल्टेज होगा, क्योंकि 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज V है, अगर ये 0 वोल्ट पे तो ये कितना वोल्टेज का होगा, V का होगा। तभी तो इसके अक्रॉस V - 0 इज इक्वल टू V वोल्ट, और वही वोल्टेज इस 4 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस है ना। चलो तो यानी यहाँ पे V वोल्टेज होगा, ठीक। अब V वोल्टेज है तो अब लगाएंगे यहाँ पे क्या, अप्लाइंग नोडल एनालिसिस। सो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस, ठीक है। जब नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो 6 वोल्ट और यहाँ पे ये कितना है, ये है V वोल्ट, ठीक है। सो V, और यहाँ हम क्या बोले थे, जब नोडल एनालिसिस लगाते हैं तो हम मानते हैं कि सबसे हाई पोटेंशियल इसी नोड पे होता है, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो होता है। सो करंट नोड से दूर जाएगा, दैट मीन्स हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। सो V - 6 अपॉन रेसिस्टेंस का वैल्यू 8, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो तो V - 0/4 यानी V/4, तो V/4, और ये करंट, चूंकि डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए था बट करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो -3 इज इक्वल टू कितना, 0। अब बताओ इसको अगर सॉल्व करते हैं तो बताओ जो भी V आएगा वो V मैच करके डायरेक्ट देखेंगे कि यहाँ से आता है कि नहीं। तो ये आ जाएगा 8 LCM, V - 6, 8 LCM नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 4, सो 4 2 4 2 2 2 1 80 होगा, ठीक है ना, 80 LCM होगा। सो 8 यहाँ पे ये हो जाएगा V - 6, ये 4 2 8, दैट मीन्स 2V - 3 × 8 कितना हो जाएगा, 3 × 8 24 इज इक्वल टू 0। ये 8 चला जाएगा उधर, दैट मीन्स 0। सो ओवरऑल V + 2V कितना, 3V -6 और -24 30 इज इक्वल टू 0। सो 3V इज इक्वल टू 30, V इज इक्वल टू 30/3, डैट मीन्स 10 वोल्ट। तो आपने देखा कि सिर्फ इतने छोटे से आपको मैं अभी बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगा, बट मैक्सिमम इसमें टाइम लगने वाला है 20 से 30 सेकेंड। 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, बट वही चीज़ अगर आप सुपर पोजीशन थ्योरम के मदद से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब क्वेश्चन में बोला जाए कि सुपर पोजीशन थ्योरम से बनाना है तब आप तो नोडल पे बिल्कुल फोकस मत करना, सीधा यही स्टेप को फॉलो करना है। बट जब नहीं बोला जाए कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है तो आपका सबसे पहला अप्रोच जो होना चाहिए वो नोडल एनालिसिस ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे फास्ट प्रोसेस है इस किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नोडल हम सबसे पहले ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सबसे पहले ट्राई करना है नोडल, सेमेस्टर एग्जाम में अगर नहीं बोला गया है तो नोडल अप्लाई करो, बोला गया है सुपर पोजीशन तो इसको अप्लाई करो, ठीक है। सो आपको अब डिफरेंस पता चल रहा होगा कि नोडल एनालिसिस का कितना ज़्यादा एडवांटेज है, कितना कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसको कर लो नोट, और आगे हम फिर से सुपर पोजीशन थ्योरम की मदद से करंट या वोल्टेज निकालना हो वो हम निकाल के चेक करेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो।